सोचिए, एक इंजीनियर जो बिजली के तार जोड़ता था, आज बिहार की राजनीति की सारी वायरिंग उसी के हाथ में है। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता जो बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से बदल देता है। दोस्त जो कभी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी कभी हाथ जोड़ लेते हैं। तो सवाल यह है कि यह व्यक्ति नेता है या राजनीतिक जादूगर। साल 1974 पटना की गलियों में संपूर्ण क्रांति की आग लगी हुई थी और इसी आग में जलकर एक पतला सा नौजवान लड़का बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया। लेकिन इस आग को भड़काया था एक नाम ने, जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की इस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन ने हर युवा के दिल में चिंगारी जला दी और उसी चिंगारी में एक नाम गढ़ा गया, नीतीश कुमार। फिर शुरू हुई वो यात्रा, एक आंदोलनकारी से नेता, एक नेता से विधायक और एक विधायक से सांसद और सांसद से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया। तो आइए समझते हैं नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन को इस वीडियो में। पटना के बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को नीतीश कुमार का जन्म होता है। वह अपने 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। पिता रामलखन सिंह बख्तियारपुर में ही एक प्रसिद्ध वैद्य थे तथा कुछ इतिहासकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानी भी मानते हैं तथा उनकी माता परमेश्वरी देवी घर संभालती थी। बचपन में नीतीश कुमार को गांव वाले प्यार से मुन्ना कह के बुलाते थे। उनके बचपन की शिक्षा भी गांव में हुआ। उनके पुराने शिक्षक बताते हैं कि नीतीश कुमार बचपन से ही पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते थे तथा उनकी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ में काफी इंटरेस्ट था। नीतीश कुमार का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। जब नीतीश कुमार 10वीं क्लास में थे तो वह अपनी पढ़ाई पूरे लगन और मेहनत से कर रहे थे, परंतु जिस दिन मैथ का एग्जाम था उस दिन समय पूरा हो जाने के कारण इन्विजिलेटर ने आंसर शीट छीन ली, जिसके कारण वे अपना एग्जाम पूरा नहीं कर पाए। उनको इस बात का दुख था कि 100 में से 100 नंबर नहीं ले आ पाए। इसी वजह से सन 2000 में जब मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया तो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने निर्देश दिया कि एग्जाम में तय समय के अलावा बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के हाथ से पेपर ना छीन लिया जाए, जैसा कि उनके साथ हुआ था। सन 1972 एनआईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही नीतीश ने टेक्निकल क्लब्स और स्टूडेंट्स यूनियन में सक्रिय भागीदारी करते थे। उनकी यह सक्रियता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें छात्र राजनीति में रुचि दिलाई और भविष्य में राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा दी। इंजीनियरिंग करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में इंजीनियर के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका मन समाज और राजनीति की दिशा में था और उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और उस समय जेपी द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का हिस्सा बने। इसी बीच उनकी शादी मंजू सिन्हा से तय हुआ। मंजू पेशे से स्कूल टीचर थी, पढ़ी लिखी, शांत व सामाजिक सोच वाली महिला थी, लेकिन जब शादी की तैयारियां शुरू हुई तभी समाज की एक पुरानी बुराई ने दरवाजा खटखटाया, दहेज। नीतीश को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, अगर दहेज लेना है तो ये शादी रुक जाएगी। उन्होंने शादी के कार्ड में ही साफ साफ लिखवाया, इस विवाह में दहेज लेन देन या किसी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं होगा, सिर्फ गुलाब और आशीर्वाद। उस दौर में जहां दहेज परंपरा माना जाता था, नीतीश ने अपराध की तरह ठुकरा दिया और अंत में उनकी शादी 22 फरवरी 1973 को साधारण तरीके से संपन्न होती है। नीतीश और मंजू यह शपथ लेते हैं कि वे किसी ऐसे शादी में नहीं जाएंगे जहां दहेज लिया गया हो। इसके बाद स्टार्ट होता है नीतीश कुमार का असली राजनीतिक जीवन। साल 1974 उस वक्त में जहां देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के जकड़ में फंसा था, वहीं बिहार की धरती पर क्रांति का बीज पनप रहा था। सड़कों से लेकर कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में एक ही चर्चा थी, बदलाव की। नीतीश कुमार उस वक्त बिहार स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी में नौकरी कर रहे थे। जेपी आंदोलन की गूंज हर जगह पहुंच चुकी थी। सुशील मोदी, लालू यादव, रविशंकर प्रसाद जैसे युवा पहले ही इस आंदोलन के मुख्य चेहरे बन चुके थे। नीतीश ने भी महसूस किया कि यह समय सिर्फ देखने का नहीं, खुद मैदान में उतरने का है। जब जेपी ने पटना के गांधी मैदान से कहा, संपूर्ण क्रांति अब नारा नहीं, जीवन का मंत्र है, तो यह वाक्य नीतीश के भीतर बिजली की तरह उतरा। नीतीश समझ गए, अगर सिस्टम टूटा है तो उसे जोड़ने का काम किसी इंजीनियर को ही करना होगा और वहीं से नीतीश कुमार का नया जन्म हुआ।
एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक के रूप में। और फिर क्या था, नीतीश ने छात्रों और स्थानीय युवाओं को संगठित करना शुरू किया। बख्तियारपुर में ही पटना और आसपास के इलाकों में गुप्त मीटिंग करने लगे, जहां पर वे अपने साथियों को आंदोलन का पाठ पढ़ाया करते थे। नीतीश जेपी के भाषणों का विश्लेषण करते और लोगों को बताते कि संपूर्ण क्रांति सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं, सोच बदलने की लड़ाई है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब जेपी आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को निशानों पर लिया गया। नीतीश से भी कई बार नजरबंद और पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा। वो कहते थे, जेपी ने हमें सिखाया है कि असली राजनीति जनता की सेवा से शुरू होती और जनता के साथ खत्म होती है। साल 1977 जब जेपी आंदोलन और इमरजेंसी खत्म हुआ, लेकिन उस आंदोलन ने जो नेताओं की नई फसल तैयार की थी, उनमें नीतीश भी थे। वो अब उन चेहरों में से एक थे जो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि नीतियों की भाषा समझते थे। अब वह आंदोलनकारी से राजनेता बन चुके थे। राजनेता के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, एसएन सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह से जुड़े, जिनका नीतीश पर गहरा प्रभाव पड़ा। साल था 1977। देश अभी अभी इमरजेंसी की जंजीरों से आजाद हुआ था। सड़कों पर भीड़ थी, हवा में गुस्सा था, लोग इंदिरा हटाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रहे थे। जेपी आंदोलन के दिनों में नीतीश कुमार ने जेलें देखी थी, आंदोलन के लाठीचार्ज देखे और युवाओं में जनसंघर्ष की आग भरी थी। जेपी ने उनसे कहा था, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर नीतीश कुमार ने पहली बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, परंतु वे इससे निराश नहीं हुए। इसी बीच केंद्र में आजादी के 30 सालों बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। पुनः 1980 में चरण सिंह की जनता पार्टी सेक्युलर से हरनौत से चुनाव लड़ा, परंतु इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1977-80 में नीतीश कुमार हारे जरूर, लेकिन उस हार ने उन्हें सिखाया कि राजनीति भी इंजीनियरिंग की तरह होती है, जहां पर हर एक असफल प्रयोग सफलता की नींव होती है। नीतीश को समझ आ गया कि बिहार की राजनीति में जीत सिर्फ नाम या टिकट से नहीं आती, बल्कि जनता के बीच पैठ बनाने, युवा और ग्रामीण नेतृत्व, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय पर जोर देने से आती है। तथा उन्होंने 5 वर्षों तक काफी मेहनत की और तब साल आता है 1985। पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने, वहीं उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वो जीत छोटी लग सकती थी, लेकिन इस जीत के पीछे सालों का संघर्ष और लोगों से जुड़ाव था। विधानसभा में कदम रखते ही उन्होंने ध्यान दिया कि भाषण देने से ज्यादा लोगों को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वह चुपचाप बैठकर सीखते रहे। कर्पूरी ठाकुर से, जॉर्ज फर्नांडिस से और उस दौर के हर समाजवादी नेता से। 1985 की जीत के बाद नीतीश कुमार अब सिर्फ हरनौत के विधायक नहीं थे, बल्कि बिहार की राजनीति का चेहरा बनते जा रहे थे। वो समझ चुके थे कि असली ताकत कुर्सी में नहीं। 1987 आते आते नीतीश लोकदल के भीतर ही अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिए। उस समय बिहार की राजनीति में 3 बड़े ध्रुव थे, कांग्रेस की सत्ता, लालू यादव जैसे उभरते युवा समाजवाद, जॉर्ज फर्नांडिस का लोकदल, जिसमें नीतीश तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिर आया 1988-89 का वो दौर, जब कांग्रेस की साख बोफोर्स घोटाला की वजह से तेजी से गिर रही थी और विपक्ष एकजुट होकर जनता दल के रूप में संगठित होने लगा। नीतीश ने लोकदल छोड़ जनता दल का साथ पकड़ा, वो दल जो बीपी सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति बन चुका था। बिहार के बाढ़ से एक शांत स्वभाव वाला समाजवादी नेता जनता दल के टिकट से मैदान में उतरा। लोगों ने विश्वास किया और नीतीश कुमार पहली बार सांसद बने और बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली पहुंचे। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। बिहार की राजनीति में एक नए चेहरे का उदय। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, जिसे समर्थन दे रहे थे जनता दल, लेफ्ट पार्टियां, बीजेपी का गठबंधन, यानी देश में पहली बार एक अलग विचारधारा वाली पार्टियों का मिश्रित सरकार बनी थी। इस सरकार में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और इसी सरकार के दौरान नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गहरा रिश्ता बनाया। साल 1990 बीपी सिंह की सरकार बने कुछ ही महीने हुए थे
इधर दिल्ली की राजनीति का समीकरण बदल गया। जो सरकार टिकी थी भाजपा और वामपंथी दलों के समर्थन पर, वह मंडल आयोग की सिफारिश से लागू होने पर मात्र 11 महीने में सरकार गिर गई। इस फैसले ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च जाति के लोगों ने देश भर में विरोध और हिंसा शुरू कर दिया। जहां पिछड़े वर्ग में वीपी सिंह नायक बने, वहीं ऊंची जातियों में उनके खिलाफ भारी नाराजगी फैली। बीजेपी जो लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर यात्रा के पूरे जोश में थी, उसने वीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार गिर जाने के बाद चंद्रशेखर ने थोड़े समय के लिए सरकार चलाई थी, जो कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिका था। लेकिन जब कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया तो फिर से 1991 में चुनाव कराए गए। इसी चुनाव प्रचार करने के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, जिससे देश का माहौल बदल जाता है। इस घटना ने चुनाव का माहौल पूरी तरह बदल दिया। लोगों में सहानुभूति की लहर उठी और नतीजा कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन बिहार के बाढ़ से नीतीश ने फिर जीत हासिल कर ली। वह लगातार दूसरी बार सांसद बने। इधर लेफ्ट और जनता दल में आंतरिक फूट चल रही, सारे प्रभावी नेता बिखरने लगे थे। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा चमका जिसने सबको चौंका दिया था, लालू प्रसाद यादव। 1990 में जब लालू पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद को गरीबों का मसीहा कहा। लालू ने पिछड़े दलितों और मुसलमानों का ऐसा गठजोड़ बनाया जो अगले कई सालों तक बिहार की राजनीति की रीढ़ बन गया। नीतीश और लालू समाजवादी गुरु कर्पूरी ठाकुर के शिष्य थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। लालू जन भावनाओं और जाति समीकरण पर राजनीति करते, वहीं नीतीश कुमार पॉलिसी डेवलपमेंट और प्रशासन पर। लालू भावनात्मक और जोशीला भाषण देते थे, वहीं नीतीश शांत और समझने वाला भाषण देते थे। लालू का लक्ष्य सत्ता से सामाजिक न्याय का था, वहीं नीतीश कुमार का लक्ष्य सत्ता से सुशासन का था। साल था 1994। देश की राजनीति में मंडल और कमंडल की लड़ाई अपने चरम पर थी। लालू यादव तब बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर नेता थे। जनता दल पर उनका पूरा कंट्रोल था। नीतीश कुमार का मानना था कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण बना रहे हैं। धीरे धीरे नीतीश को लगने लगा कि अगर बिहार को बदलना है तो अब अपनी राह अलग बनानी होगी। फिर क्या था, सन 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था समता पार्टी। ये पार्टी बनी लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से मुक्त एक नया विकल्प देने के लिए। इसका नारा था ईमानदारी, विकास और सुशासन, यही असली राजनीति है। समता पार्टी का जल्द ही बीजेपी से गठबंधन हो जाती है। यही गठबंधन आगे चलकर 1996 और 1999 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा बना। नीतीश ने 1995 में समता पार्टी के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश हार गए। परंतु 1996 में लोकसभा का चुनाव में उन्हें काफी सफलता मिली और वे केंद्र में मंत्री बने। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वाजपेयी बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई। अब मैदान में आए एच.डी. देवगौड़ा, जो उस समय कर्नाटक के सीएम थे, अचानक से प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया ताकि बीजेपी को रोक सकें। यहीं से बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार को रेल राज्य मंत्री बनाया गया। यहीं से उनकी रेल सुधार और साफ सुथरे प्रशासन की पहचान शुरू हुई। नीतीश बतौर रेल राज्य मंत्री रहते हुए रेलवे में उन्होंने कई सारे सुधार किए, यात्रियों की सुविधा बढ़ाई और ट्रेनों का समय पालन पर ध्यान दिया। बाद में उन्हें कृषि मंत्रालय भी दिया गया, जिसमें उन्होंने किसान कल्याण योजनाओं को लागू किया, किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान दिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई और बीज अनुसंधान पर जोर दिया, किसानों और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बीच संवाद को बढ़ाया। साल था 1999, तारीख 2 अगस्त। दो ट्रेनें अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल एक ही ट्रैक पर आने से टकरा गई। इस टक्कर में 285 लोगों की मौत हुई, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू में इस्तीफा स्वीकार करने में संकोच किया, लेकिन नीतीश कुमार ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दी। यह घटना भारतीय राजनीति में नेतृत्व की नैतिकता और जिम्मेदारी का
प्रतीक बन गई। इधर लालू पर चारा घोटाला का आरोप लगा और सीबीआई ने अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़नी पड़ी और मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी, जिन्हें कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं था। राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज की छवि बनी और कानून व्यवस्था की समस्याएं बनी रही। इधर 1999 में कई सारे दलों का विलय हुआ और जनता पार्टी का कई दलों में विभाजन हुआ। बाद में 30 अक्टूबर सन 2003 को समता पार्टी का विलय जेडीयू के रूप में हुआ, जिसके संस्थापक नेता थे नीतीश कुमार। जेडीयू का गठन बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में एक नई उम्मीद लेकर आया और इसी दल के माध्यम से नीतीश कुमार के जेडीयू ने सन 2000 में पहली बार 34 सीटें जीती और एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद संभाले। लेकिन 7 दिन में बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण अल्पमत में आकर सरकार गिर गई। साथ ही वह केंद्र सरकार में रेलवे मिनिस्टर का पद संभाल रहे थे। साल 2005 बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आता। लालू राबड़ी की पार्टी आरजेडी लंबे समय से सत्ता में थी, लेकिन जनता में भ्रष्टाचार और अपराधी शासन के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। प्रशासनिक विफलता और जंगल राज की छवि ने जनता को बदलाव की उम्मीद दी। 2005 के बिहार विधानसभा में हुए चुनाव में सबको चौंका दिया। नीतीश का जेडीयू और भाजपा गठबंधन ने मिलकर सत्ता की कुंजी अपने हाथ में ले ली। 11 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बीजेपी से सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री की। 2005 से बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा, एक नए सुशासन की बात कही जाने लगी। नीतीश कुमार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बदलाव के नायक बने। लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना उनके लिए पहली प्राथमिकता थी। नीतीश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया ताकि अपराधी जल्दी से जल्दी सजा पाएं। शहर और गांवों में सुरक्षा का माहौल बना, जिससे जनता में भरोसा लौटने लगा। नीतीश कुमार ने शिक्षा को भी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना। महिलाओं के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिससे लड़कियों को स्कूल तक पहुंचना आसान हो गया। स्कूलों में पहली बार नियमित शिक्षक भर्ती हुए। नीतीश सरकार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाया गया और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाई गई, जिससे गरीबों को फायदा हुआ। विकास की नींव के लिए नीतीश कुमार ने भारी मात्रा में सड़कें, बिजली और गांव तक प्राथमिक केंद्रों का निर्माण कराया। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की जंग लड़ी तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाई। लोग एक सच्चे, ईमानदार और मेहनती नेता को देख रहे थे। यहीं से इन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाने लगा था। 2005 से 2010 तक बतौर सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने गरीब और कमजोर वर्गों पर काफी ध्यान दिया और अपनी पैठ बना लिया। इसी का परिणाम रहा कि सन 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर 206 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा थी। फिर आता है सन 2013, वह टर्निंग पॉइंट जो पिछले 17 साल से एनडीए के साथ हुए गठबंधन को एक झटके में नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम फेस घोषित किया। यहीं से सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार को गुजरात दंगों की याद आई, वही दंगे जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और जिन पर नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। नीतीश ने उस समय साफ कहा था कि हम ऐसी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते जो समाज को बांटे, और फिर जून 2013 में उन्होंने 17 साल पुराना बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। साल 2014 देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ये नतीजे साफ बता रहे थे कि बिहार की जनता नीतीश से नाराज है और मोदी के नाम पर वोट दे चुकी। नीतीश ने खुद को इस हार का जिम्मेदार माना और फिर 17 मई सन 2014 को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नीतीश ने एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले दलित समुदाय के नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि कुछ महीनों बाद राजनीतिक हालात बिगड़ने लगे, जिससे नीतीश कुमार पुनः वापसी कर ली और फरवरी 2015 में पुनः मांझी को हटाकर मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश की निगाहें आगामी सन 2015 की बिहार विधानसभा की चुनाव पर, इसलिए उनको मोदी को रोकने के लिए गठबंधन की जरूरत थी। फिर क्या था, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यही था वो ऐतिहासिक गठबंधन जिसे नाम मिला महागठबंधन। लालू और नीतीश, दो पुराने प्रतिद्वंदी, अब एक ही मंच पर मोदी के खिलाफ चुनाव हुआ। नीतीश लालू की जोड़ी लोगों को पसंद आई। पुनः एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। जुलाई 2017 में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी तथा उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर आईआरसीटीसी घोटाले में केस दर्ज किया। आरोप था कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 तक,
उन्होंने रेलवे के 2 होटल पटना और रांची के आईआरसीटीसी होटल एक प्राइवेट कंपनी को सस्ते में दिलाने के बदले अपने परिवार के नाम पर जमीन और संपत्ति ली थी। तेजस्वी यादव जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उन पर भी बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा। नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा देने को कहा, लेकिन आरजेडी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद होना क्या था, नीतीश ने 26 जुलाई 2017 को महागठबंधन से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही देर में ही नीतीश ने पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सन 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता, परंतु इस बार जेडीयू को 43 सीटें, बीजेपी को 74 सीटें मिली। नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार कमजोर स्थिति में। अब बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी। धीरे धीरे नीतीश को लगने लगा कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है। आरसीपी सिंह एक ऐसा नाम जिसे कभी नीतीश कुमार का राइट हैंड कहा जाता था। आईएएस अफसर से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर सब कुछ नीतीश की वजह से मिला था। नीतीश उन्हें इतना भरोसेमंद मानते थे कि जब खुद वो मुख्यमंत्री बने तो पार्टी की कमान आरसीपी के हाथों में सौंप दी। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलने लगी। सन 2021 में जब केंद्र सरकार ने उन्हें 2021 में जब केंद्र सरकार ने आरसीपी सिंह को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया, तो जेडीयू के कई नेताओं को लगा कि आरसीपी अब दिल्ली दरबार के ज्यादा करीब हो गए हैं, और नीतीश कुमार को भी ये बात खटकने लगी। पार्टी के अंदर चर्चा होने लगी कि आरसीपी सिंह जेडीयू को कमजोर और बीजेपी के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा आरसीपी सिंह ही वो चैनल है जिससे बीजेपी नीतीश की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। फिर आया 2022 का वह पल जब जेडीयू ने आरसीपी सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि उनके नाम पर कई जमीनें और संपत्तियां खरीदी गई हैं। आरसीपी सिंह ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप रहकर साफ संदेश दिया। आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही हफ्तों बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से भी नाता तोड़ लिया। अचानक 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। कुछ ही घंटों बाद नीतीश कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान करते हैं। अब नीतीश के साथ लालू नहीं बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव साथ, जो उप मुख्यमंत्री बने। राजनीति में ये नजारा इतिहास, जहां कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश ने लालू से रिश्ता तोड़ा था, अब उन्हीं के बेटे के साथ विकास की नई कहानी लिखने निकले। नीतीश ने इस महागठबंधन को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने देश के अन्य पार्टियों से भी गठबंधन किया तथा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में उन्होंने काफी कोशिश की। इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनने की कोशिश नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने इस बार कमाल कर दिया। युवाओं को 17 महीने में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, राजस्व और ट्रांसपोर्ट हर विभाग में नई भर्तियां निकली। लेकिन फिर भी नीतीश तेजस्वी की जोड़ी मात्र 17 महीनों में टूट गई और नीतीश एक बार पुनः लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी से गठबंधन कर लिया और एनडीए के साथ 2024 का चुनाव लड़ा और एनडीए के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ा और जीते तथा उन्हीं के समर्थन से केंद्र में मोदी सरकार टिकी हुई है। अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आगे क्या होगा इसको देखना बाकी है। देखा आपने, नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। 1970 के जेपी आंदोलन से लेकर 2005 में सत्ता में वापसी, 2013 का मोदी से ब्रेकअप, 2014 की लोकसभा हार और मांझी का सीएम बनना, 2017 में बीजेपी से फिर गठबंधन, 2022 में पलटी मारना और 2024 में एनडीए में वापसी करना। हर कदम पर नीतीश कुमार को जनता, सिद्धांत और सत्ता के बीच संतुलन बनाना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं, नीतीश कुमार का यह पलटने का सलीका है या एक रणनीति? क्या 2025 का बिहार विधानसभा का गठबंधन बीजेपी के साथ सही साबित होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और बिहार की राजनीति के रोमांचक दृश्य देखने में मजा आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर अपनी राय व्यक्त करें। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल जन विचार।